हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेक्चर 4 सिग्नल्स एंड सिस्टम सीरीज में आज हम जो बाकी बचे हुए कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं वो देखेंगे और कुछ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने रियल वैल्यूड सिग्नल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल देखा। देन वी हैव सीन द कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और स्पेशली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हम लोगों ने इम्पल्स सिग्नल देखा था। कुछ क्वेश्चन भी हमने इसके लिए सॉल्व किए थे। आगे बढ़ने से पहले एक एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू यूनिट स्टेप सिग्नल। द क्वेश्चन इज evaluate the value of integral for the following conditions. For the following conditions, that is माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट ये गिवन है साइन पाई बाई टू टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री जी ऑफ टी इंटू डी टी, वेयर जी ऑफ टी इज द फॉलोइंग पल्स। उसने आपको एक पल्स दी हुई है, द पल्स इज दिस इज 3y, दिस इज माइनस वन प्लस ए, एंड वेयर a tends to 0. So this is the question. You have to evaluate this integral into gt into dt, where gt is the following pulse, and the one more condition is given that a tends to 0. तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी सर कि इम्पल्स सिग्नल ला देते हुए उसने ये मुझे एक पेरेंट सिग्नल दिया हुआ है। क्योंकि देखो, अगर a टेंड्स टू 0 करूँगा मैं यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड गोज टू इन्फिनिटी एंड द होल सिग्नल इज कन्वर्ज्ड एट -1। तो एक तरह का ये शिफ्टेड इम्पल्स है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं a टेंड्स टू 0 कर दूं तो इस -1 पर ये पूरा का पूरा सिग्नल क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पेरेंट सिग्नल। एरिया ऑफ पेरेंट सिग्नल कितना है? 3ya is the height, and what is the base? -1 plus a मतलब a, area equal to 3। तो सर ये कोई यूनिट इम्पल्स सिग्नल नहीं है सर, इट इज ए इम्पल्स सिग्नल हैविंग द एरिया ऑफ 3। तो अगर मैं a टेंड्स टू 0 करूं तो दिस gt इज एक्चुअली 3 del t plus 1। ये बात सभी को समझ में आ रही है? बिकॉज दिस सिग्नल विल बी कन्वर्ज्ड एट -1। तो ये सर शिफ्टेड है तो और सर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये t+1 आएगा, t+x आता है, t+a आता है, एडवांस सिग्नल है। और उसके बाद में एरिया सर इसका क्या है? 3। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी पल्स सिग्नल दे तो आंख बंद करके यूनिट इम्पल्स मत बोलने लगना, पहले उसका एरिया चेक करना पेरेंट सिग्नल का। ठीक है? सो नाउ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन पाई बाई टू टी माइनस टू टी स्क्वायर प्लस 3 जी टी इज 3 del t plus 1 into dt। बात सभी को समझ में आ रही है? नाउ विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग प्रॉपर्टी एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दिस एक्सप्रेशन शुड, अगर मैं इसको f ऑफ t बोलूँ तो ये मुझे कहाँ निकाला है? f ऑफ -1 पे निकालना है। बात समझ में आ रही है? with the help of shifting and sampling property। now तो आपको क्या करना है? साइन पाई बाई टू -1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और ये इंटू 3 तो है ही यहाँ पर। तो आई थिंक इट इज साइन
-3π/2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, तो 4 × 3। सर साइन -3π/2 इज माइनस साइन 3π/2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। साइन 3π/2 इज साइन पाई प्लस π/2, तो ये -1 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -1 इज साइन 3π/2 इंटू -1 मतलब 3/4 इज द आंसर। ये बात सभी को समझ में आ गई। तब मेन थिंग सर जो याद मुझे इस क्वेश्चन में जो ऑब्जर्व करनी है और जो मुझे ध्यान रखना है, दैट इज द इम्पल्स सिग्नल। तो जी ऑफ टी की यहाँ वैल्यू कितनी है, जी ऑफ टी इज 3Δt+1। ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जो हमने पिछले लेक्चर में जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सब कुछ वही है। चलिए, आफ्टर दिस we will see the next signal, that is unit step signal। यूनिट स्टेप सिग्नल। सर यूनिट स्टेप सिग्नल की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, दैट इज u of t इक्वल टू 0 when t is less than 0 और t is greater than 0 के लिए 1। तो ये बात सभी को समझ में आ रहा है। सर यूनिट स्टेप सिग्नल इज 0 for t less than 0 and 1 when t is greater than 0। सो तो t इक्वल टू 0 पे क्या है, एक्चुअली t इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है। डिसकंटिन्यूटी इज प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0। अगर मैं इसका सिग्नल ड्रॉ बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ये इस तरीके से यूनिट स्टेप सिग्नल बनेगा कि t लेस देन 0 के लिए तो ये 0 ही रहेगा, और जैसे ही t इक्वल टू 0 होगा इट विल मूव अप टू 1 एंड आफ्टर दैट इट विल स्टे एट 1। दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल। एक तरह का स्टेप चेंज हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, ये स्टेप चेंज हो रहा है t इक्वल टू 0 पे। तो सर क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, वी कैन नॉट से बेटा, हम नहीं कह सकते कि t इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है, because the discontinuity is present at t equal to 0. After t is greater than 0, it is always 1. This thing is clear? चलिए सर, जनरली यूनिट स्टेप सिग्नल को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान रखो एक बार सभी लोग, अंदर चाहे कुछ भी बना रहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, u ऑफ ब्लैक बॉक्स, बेटा इट इज ए ब्लैक बॉक्स, इक्वल टू 0 when this black box is less than 0, 1 when this black box is greater than 0। सर ये ब्लैक बॉक्स वाला कहानी आपने क्यों बताई, बेटा मैंने इसलिए बताई, फॉर एग्जांपल u ऑफ t माइनस 2 आपको गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या आ गया, t माइनस 2 आ गया, तो ये 0 होगा when t माइनस 2 इज लेस देन 0। मैंने क्या बोला, जनरली क्या है, ब्लैक बॉक्स इज लेस देन 0, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी है वो यहाँ आ जाएगा, t माइनस 2 इज लेस देन 0, तो ये वैल्यू क्या आई, t इज लेस देन 2 के लिए क्या आ गया, 0 आ गया। सर इट इज 1 व्हेन ब्लैक बॉक्स इज ग्रेटर देन 0, और ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, t माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया, t इज ग्रेटर देन 2 के लिए 1 आ गया। तो ये सिग्नल एक तरह का शिफ्टेड सिग्नल है, मतलब आपको गलती करने से ये चीज बचाएगा। आपको समझ में आ रहा है बेटा, मैं क्या जनरली मैंने क्या ये समझाने की कोशिश की है आपको, कि आप हमेशा जनरल सिग्नल यूनिट स्टेप के बारे में ये याद रखिए, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर चाहे कुछ भी आ जाए, आपको हमेशा ये एक्सप्रेशन यूज करना है। तो कभी भी आप गलती नहीं निकालेंगे, सर मेरा यूनिट स्टेप कहाँ से शुरू होगा कहाँ से बंद होगा, इस तरह की कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। दिस इज एग्जांपल। नाउ अब डेफिनेशन तो समझ में आप लोगों को आ गई कि डेफिनेशंस ऑफ u ऑफ t ये कहता है कि भाई u ऑफ t 1 होगा व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 होगा, t इज लेस देन 0 होगा तो 0 होगा, और t इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, इनडिटरमिनेंट, पता ही नहीं है क्या वैल्यू है। बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, दिस इज एक्चुअली ए एग्जैक्ट डेफिनेशन। अगर कभी इंटरव्यू में से आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये डेफिनेशन बतानी चाहिए। बट
मैथमेटिकली इस सिग्नल को स्टडी करने के लिए और एक सिस्टम को स्टडी करने के लिए t इक्वल टू 0 पर कोई वैल्यू तो माननी पड़ेगी। तो कुछ अप्रॉक्सीमेशन डेफिनेशंस बनाई गई हैं विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम्स। एक डेफिनेशन बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग डेफिनेशन ऑफ u of t. It is actually developed with the help of Gibbs phenomena. साइंटिस्ट थे या गिब्स थ्योरम बोलते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, गिब्स थ्योरम बोलते हैं जनरली इसको, गिब्स थ्योरम। इन्होंने ये कहा कि u of t 1 है when t is greater than 0, t is less than 0 है 0 है, और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि 1 और 0 का एवरेज निकाल के आप वैल्यू बता दीजिए, मतलब इट इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द इट इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द 0 and 1, दैट इज हाफ। तो गिब्स थ्योरम ने ये डेफिनेशन डिफाइन की कि भाई अगर आपको डेफिनेशन बनानी है t इक्वल टू 0 पे वैल्यू को डिसाइड ही करनी है तो आप इस तरीके से वैल्यू को डिफाइन करिए, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ गिब्स थ्योरम। कहीं कहीं एक और अप्रोक्सीमेशन डेफिनेशन ली जाती है, इट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन डेफिनेशन ऑफ u of t। इसमें वो सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई u of t इक्वल टू 1 when t is greater than equal to 0, मतलब कि भाई 0 पे हमने वैल्यू 1 ही मान ली है, और लेस देन है 0 when t लेस देन 0। तो इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशन बनाई गई है, बट बेटा एग्जैक्ट डेफिनेशन इज ऑलवेज दिस। अगर आपसे इंटरव्यू में कभी भी पूछे तो आप हमेशा एग्जैक्ट डेफिनेशन ही बताएंगे, दिस इज राइट, दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ u of t। बट मैथमेटिक्स में सॉल्व करना है, कहीं पे अगर आप देख लो कि नहीं u of t इक्वल टू 0 पर उन्होंने 1 माना होगा तो घबराए ना, कोई अप्रोक्सीमेशन दिया गया हो, ठीक है। चलिए नाउ वी विल सी operation on unit step signal। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम शिफ्टिंग के बारे में। टाइम शिफ्टिंग, अगर मेरा एक u of t सिग्नल है, इसको मैं टाइम शिफ्ट कराता हूं u of t माइनस t नॉट, तो इट विल बी डिलेड सिग्नल। तो दिस इज अगर u of t, तो व्हाट इज u of t माइनस t नॉट? सर डिलेड सिग्नल है, राइट हैंड साइड में डिले करेंगे, दिस इज u of t माइनस t नॉट। अगर मैं एडवांस सिग्नल के बारे में बात करूं तो सर कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो एडवांस सिग्नल किस तरीके से होगा? अगर मैं t प्लस टी नॉट में निकाल लूं तो माइनस टी नॉट से दिस इज u of t प्लस टी नॉट, दिस इज t। नोट, ये जो कोफिशिएंट ऑफ u of t होता है, कोफिशिएंट of u of t is actually denotes the amount of step change required at shift given to u of t। जिस तरीके से बेटा इम्पल्स सिग्नल का जो कोफिशिएंट था वो क्या शो करता था? उसका एरिया। इसी तरीके से यूनिट स्टेप सिग्नल का जो एरिया है, जो कोफिशिएंट है, दैट शोज द स्टेप चेंज, ये कितने का चेंज करना है। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर जरूरी है कि हम इसमें टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी भी पढ़ें यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए? बेटा नहीं, बेटा आप ये डेफिनेशन याद रखो। कौन सी डेफिनेशन? जो मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताई हुई है, ये वाली ब्लैक बॉक्स वाली।
फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एक बोला आज किसी ने कि एग्जाम्पल एक देता हूँ कि किसी ने बोला कि भाई यू ऑफ 40 बताइए क्या होगा, तो बहुत सिंपल है बेटा कि सर यू ऑफ 40 इज 1 व्हेन 40 इज ग्रेटर देन 0, व्हेन 40 इज लेस देन 0 इट इज 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आ जाएगी सर, 1 इज व्हेन t इज ग्रेटर देन 0, व्हेन t इज लेस देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, ये कंडीशन निकल के आएगी। तो कुछ भी कोई भी ऑपरेशन हो यूनिट स्टेप सिग्नल के अंदर, आप इस ब्लैक बॉक्स वाला डेफिनेशन को याद रखो, उससे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर रैम सिग्नल। रैम सिग्नल what is RAM signal is denoted by R of t. It is equal to t when t is greater than equal to 0, when t is less than 0 it is 0। अगर मैं इसको ड्रॉ कर और इसको रिप्रेजेंट करने का कभी कभी एक तरीका ये भी होता है कि R of t इक्वल टू t ऑफ ut कर दो, क्योंकि देखो व्हाट इज दिस इज t इंटू 1, तो सर ये 1 इंटू 0 दिस इज t इंटू 0, तो मैं देखूंगी सर पूरा मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल बस मैं t का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, रैम सिग्नल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो R ऑफ t की वैल्यू क्या है, जब t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये t है, तो मतलब सर ये लीनियरली इंक्रीज करेगा t के साथ में। दिस इज माई R ऑफ t, दिस इज माई t, दिस इज माई 0, तो ये लीनियरली इंक्रीज करेगा। और व्हेन t इज लेस देन 0 तो ये क्या रहेगा, स्टे एट 0। क्या यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है, नो बेटा। t इक्वल टू 0 पर भी वो 0 ही है, चाहे वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी हो चाहे वो नीचे वाली प्रॉपर्टी हो। तो this is RAM signal is basically a continuous time is a continuous signal, no discontinuity is present at the RAM signal, and it is linearly increasing for t greater than 0 and it stays at 0 for t less than 0। आपने एक चीज देखने की कोशिश करी कि सर मैंने स्टैंडर्ड जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, मैंने 3 कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देखे। एक सिग्नल देखा मैंने इम्पल्स सिग्नल, जिसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पर ही एकदम इंक्रीज होती है और एकदम 0 होती है। एक सिग्नल ये था कि सर जिसमें एकदम t इक्वल टू 0 पर क्या हुआ, सडन चेंज हुआ। और एक सिग्नल है सर जो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन द टाइम फॉर t इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा नेचुरल लाइफ में, रियल लाइफ में भी तो ये 3 फिनोमेना ही होती हैं। या तो एकदम शॉक होता है, अब मेरी बात में शॉक सिग्नल की एकदम मिला और एकदम खत्म। फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग ऑफ इन द स्काई, एक लाइटनिंग क्या होता है कि एकदम बिजली गिरी और एकदम बिजली गई। तो अगर मुझे शॉक तरह के सिग्नल्स को मुझे अगर स्टडी करना है, देन आई हैव टू एनालाइज द इम्पल्स सिग्नल फॉर स्टडी पर्पस। मुझे एकदम अगर सडन चेंज देखना है, सडन चेंज हो और उसके बाद वैल्यू जगह पे स्टिक रहे, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल डीसी वोल्टेज कि t इक्वल टू 0 मैंने डीसी वोल्टेज लगाया तो 0 वोल्ट अभी तक मिला, तो एकदम मुझे 5 वोल्ट मिलेगा। तो ये क्या हुआ, एकदम t इक्वल टू 0 सडन चेंज हुआ। तो सडन चेंज की अगर मुझे एनालिसिस करनी है, देन आई हैव टू स्टडी यूनिट स्टेप सिग्नल। और लीनियरली इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, या तो रैम सिग्नल की प्रॉपर्टी लीनियर इंक्रीज। तो मतलब रियल लाइफ में जो भी फिनोमेना है वो 3 तरह की फिनोमेना होती है, तो शॉक या सडन या लीनियर। तो इन तीनों के लिए हमने ये 3 स्टैंडर्ड सिग्नल जब हम स्टडी करते हैं किसी भी सिस्टम को, तो हम ये 3 सिग्नल्स का यूज ज़्यादा करते हैं। एक रैम सिग्नल, एक आपका यूनिट स्टेप सिग्नल और एक आपका यूनिट इम्पल्स। ठीक है बेटा। तो यहां पर जनरली हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जनरल सिग्नल अगर मैं पढ़ना है तो R ऑफ ब्लैक बॉक्स इक्वल टू ब्लैक बॉक्स व्हेन दिस ब्लैक बॉक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू इज 0 व्हेन दिस ब्लैक बॉक्स इज लेस देन 0। अगर ब्लैक बॉक्स की जगह मैं t रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, t R ऑफ t इक्वल टू t व्हेन दिस t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू इज 0 व्हेन दिस ब्लैक बॉक्स में क्या है, t इज लेस देन 0। तो अगर मैं
टाइम शिफ्टिंग की बात करूं तो टाइम शिफ्टिंग क्या होगा, आर ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो सर टी नॉट का शिफ्ट करा रहे हैं तो सर पूरा सिग्नल क्या हो जाएगा, टी नॉट से डिले हो जाएगा, तो यहां तक तो सर ये 0 है और यहां से ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, दिस इज टी। तो सर इसको डेफिनेशन से कैसे डिसाइड करेंगे, आर ऑफ टी माइनस टी नॉट, जनरल वाली डेफिनेशन देखो, दिस ब्लैक बॉक्स टी माइनस टी नॉट व्हेन टी माइनस टी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन क्या निकल के जाएगी, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, व्हेन टी माइनस टी नॉट इज लेस देन 0, तो वैल्यू कितनी है 0, तो क्या हो जाएगा टी लेस देन टी नॉट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखो सिग्नल को टी नॉट से जब बड़ा है तो क्या वैल्यू है टी माइनस टी नॉट, तो टी की जगह टी पे अगर टी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टी पे अगर टी नॉट रखेंगे बेटा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और इससे जब छोटा है तो वैल्यू 0 है। बात समझ में रहे। अगर मैं टाइम स्केलिंग के बारे में बात करूं, आर ऑफ 80 कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं बेटा, आर ऑफ 80 इक्वल टू 80 व्हेन 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, t इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज t, 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू 0 व्हेन 80 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब t इज लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि सिग्नल में पूरा आर ऑफ टी के बराबर ही है, बस इसका ये स्लोप चेंज हो गया, ये जो 80 है ये स्लोप चेंज हो गया। तो मैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के लिए ये कह सकता हूँ कि आर ऑफ 80 इक्वल टू ए इंटू आर ऑफ टी। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि सर ये सिग्नल पूरा चेंज सेम है आर ऑफ टी के बराबर, बस यहाँ स्लोप का अंतर आ गया। तो सर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ रैंप सिग्नल इज दिस, ये याद रखना है, दिस इज द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ रैंप सिग्नल। ठीक, सभी को बात समझ में आई। चलिए तो यहां पर सर एक नोट लिखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ आर ऑफ टी डिनोट्स the amount of change in slope required at a given signal contributed by r of t। तो सर आर ऑफ टी का जो कोफिशिएंट होता है दैट बेसिकली शोज अ स्लोप चेंज। बात सभी को समझ में आ रही है। सर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सर यूनिट स्टेप सिग्नल का जो कोफिशिएंट था वो क्या शो करता था बेटा, वो स्टेप चेंज, ये कितने का स्टेप चेंज होना है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता था। सर इंपल्स सिग्नल का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता था, दैट शोज द बेटा एरिया ऑफ द इंपल्स सिग्नल। ठीक, चलिए इसी में अब ये तीन तरह के सिग्नल्स हम लोगों ने पढ़े, एक इंपल्स सिग्नल, एक यूनिट स्टेप सिग्नल और एक रैंप सिग्नल। तो इन्हीं की कुछ एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या होती हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी and integration property of standard signals, तीनों सिग्नल्स के लिए। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। ये कहती है कि अगर आप u ऑफ t का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी सर u ऑफ t अगर आप रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन करेंगे देन यू विल गेट द यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर आप इंपल्स सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन करेंगे देन यू विल गेट द इंपल्स सिग्नल। कैसे, मैं बता देता हूं आपको।
सर दिस इज माई रैम सिग्नल, दिस इज माई रैम सिग्नल आर ऑफ टी, टी स्लोप कितना है 1 है, बताइए दिस इज टी एक्चुअली। तो टी इज लेस देन 0 के लिए तो ये भी 0 रहेगा, और टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, टी है। डिफरेंशिएशन टी का करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा यू ऑफ टी मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी करने से। बात समझ में आ रही है। अगर मेरे पास में एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, डी बाई डी टी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी सर, वैल्यू क्या है 1। और यहाँ पे देखो सर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, तो ये डिसकंटिन्यूटी तो सर एक इम्पल्स सिग्नल बना देगा आपको, ये डिसकंटिन्यूटी क्या बनाएगा, इम्पल्स सिग्नल बना देगा। और टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, टी लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 तो वो वैल्यू क्या आएगी 0। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि डिफरेंशिएशन करने से यूनिट स्टेप सिग्नल के डिफरेंशिएशन करने से किस तरीके से एक इम्पल्स बन जाएगा वो समझ में आ रहा है, और किस तरीके से एक यूनिट रैम्प सिग्नल मेरा एक यूटी बन जाएगा वो भी मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि सर एक स्लोप इसका क्या है 1, तो टी है, डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू क्या आएगी, टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और टी इज लेस देन 0 के लिए 0 है ही। ठीक, इसी तरीके से इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इज इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अपोजिट होती है। दैट इज अगर आप यूनिट स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी के बीच में, तो आपको रैम सिग्नल मिल जाएगा। अगर आप इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यूनिट स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई। सर अगर मैं यूनिट स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यूनिट स्टेप सिग्नल का सर अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे रैम सिग्नल मिल जाएगा। अगर मैं इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यूनिट स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। सर इसका प्रूफ क्या है, बेटा डेरिवेशन कर दो दोनों साइड में। अगर इस इंटीग्रेशन में डेफिनेशन करेंगे तो सेम सिग्नल आपको मिल जाएगा, और यहाँ डी बाई डी टी इंटू आर टी आ जाएगा, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है आपके पास में। सर यहाँ स्टेप सिग्नल पे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स सिग्नल मिल जाएगा। तो कंक्लूजन कुछ इस तरीके से बनता है कि अगर मेरे पास एक रैम सिग्नल है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल है और एक इम्पल्स सिग्नल है, तो अगर मुझे रैम सिग्नल का मैं डेरिवेशन करूं तो मुझे यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा। यूनिट सिग्नल का अगर मैं डेरिवेशन करूं तो मुझे इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। अगर इम्पल्स सिग्नल का मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल। और यूनिट स्टेप सिग्नल का मैं अगर इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, रैम सिग्नल। तो इस तरह से आपको याद रखना है, और बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जो नोट्स बनाओ तो उसमें इसी तरीके से एरो बनाकर ये एक ये एरो डायग्राम बना लेना, जिससे आपको याद रहेगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द रैम सिग्नल एंड और एक है यूनिट स्टेप सिग्नल। कहने को यूनिट स्टेप सिग्नल और रैम सिग्नल के बारे में मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे और लेक्चर की सकता हूँ, बट बेटा इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी है। इतनी प्रॉपर्टी से हमारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, फिर हम आगे हम लोग डिस्क्रीट टाइम के हम लोग स्टैंडर्ड सिग्नल्स देखेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना और अपना चेक करना कि आपका आंसर सही है। अगर आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 क्वेश्चन पहले देखो, फिर उसके बाद ट्राई करना। स्केच ग्राफ ऑफ 3u of t plus 2 minus 5ut plus 7u of t minus 3 minus 5u of t minus 5। ठीक, उसने आपसे ये बोला है कि ये एक मैंने सिग्नल दिया हुआ है, इस सिग्नल का आप का ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो देखेंगे। सर सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। दिस इज अवर सिग्नल, दिस इज टाइम। सर सबसे लेफ्ट हैंड साइड से जो सिग्नल शुरू होगा वो t इक्वल टू -2 भाई, ये दिस इज क्या है, t प्लस 2 मतलब एडवांस सिग्नल है, तो ये कहाँ से शुरू होगा, -2 से शुरू होगा, -2 से।
-2 से सर ये शुरू होगा और ये एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो जिसका जो कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली मुझे क्या बताता है, स्टेप चेंज बताता है। बात सभी को समझ में आई बेटा? ये क्या बताता है, स्टेप चेंज बताता है। तो स्टेप चेंज बताएगा तो इसने कितने का स्टेप चेंज कर रहा है, 3 का स्टेप। पहले तो हम 0 पे थे, तो 0 से कितने का स्टेप चेंज कर रहा है, 3 का स्टेप चेंज कर रहा है। ठीक है भाई, स्टेप चेंज हो गया, और जैसे स्टेप चेंज हुआ वो उस पर कांस्टेंट रहेगा। अगला सिग्नल मुझे t इक्वल टू 0 पे मिलने वाला है। कौन सा है, यूनिट स्टेप सिग्नल। ये यूनिट स्टेप सिग्नल का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बताएगा, स्टेप चेंज करेगा। बेटा यहाँ पे स्टेप चेंज ये कितने का बोला है, -5 का। तुम ऑलरेडी 3 पे हो और तुम्हें स्टेप चेंज कितने का करना है, -5 का करना है। तो बेटा 3 और -5 कितना हो जाएगा, -2। तो दिस इज योर -2। तो तुरंत t इक्वल टू 0 पे ये स्टेप चेंज जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, -5 का। और 3 से तुम कहाँ पहुंच जाओगे, -2 पे पहुंच जाओगे। तुम कहां पर आ गए, -2 पे आ गए। बेटा सब क्वेश्चन का तरीका समझने की कोशिश करो। कुछ लड़के सोचते हैं कि सर -5 UT है तो मुझे -5 पे जाना चाहिए। नो, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है वो डिपेंड करेगा कितने का स्टेप चेंज करना है। तो ये ध्यान रखो कि यूनिट स्टेप सिग्नल कोई मैग्नीट्यूड नहीं बताता, वो स्टेप चेंज बताता है। तो आप चलोगे यहाँ से, अब -2 जैसे आपका स्टेप चेंज हुआ, u ऑफ t है तो t इज ग्रेटर, जैसे t इज ग्रेटर देन 0 के लिए सेम कांस्टेंट रहेगा। चलो 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 चलो, कहाँ तक चलना है, t इक्वल टू 3 तक। 3 पे जैसे ही पहुंचे, फिर से यूनिट स्टेप सिग्नल ने क्या बोला, स्टेप चेंज बोला। कितने का स्टेप चेंज बोला, +7 का। तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या है, -2 + 7 कितना हो जाएगा, 5। तो तुम 5 में यहाँ मान लेता हूँ 5, दिस इज 5। तो यहाँ पे स्टेप चेंज हुआ तुम्हारा। बात समझ में आई, तुम कहाँ पर आ गए, 5 पर आ गए। चले 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 चलते जाओगे, t इक्वल टू 5 पे फिर से स्टेप चेंज होगा, क्योंकि 5 -5 है और -5 का एम्पलीट्यूड कितना है, पहले 5 है इनिशियल पोजीशन और -5 का बोला तो कितना हो जाएगा, 0। और 0 पे जैसे स्टेप चेंज होगा ये तुम कंटिन्यू चलते जाओगे t इक्वल टू इन्फिनिटी का। सभी को समझ में आया बेटा किस तरीके से ये हमने सर्किट, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया कि सर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। हमारा सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो सिग्नल है वो यूनिट स्टेप सिग्नल है, जो कि एडवांस बाई 2 सेकंड है। -2 पे हम सिग्नल को शुरू करेंगे। ये सिग्नल हमारा कहाँ तक जाए, कहाँ तक स्टेप चेंज होगा, 3 का स्टेप चेंज होगा, 3 का स्टेप चेंज हुआ, ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक, क्योंकि t इज ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू क्या रहती है, t जो भी ब्लैक बॉक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो वैल्यू क्या रहती है, ब्लैक 1। अगर वो वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या रहेगी, 3 रहेगी। लेकिन t इक्वल टू 0 पर जैसे ही तुरंत स्टेप चेंज हुआ तो कहाँ गया, -2 पे। t इक्वल टू 3 पे फिर से स्टेप चेंज होगा +7 का, तो -2 + 7 कितना हुआ, 5 पे। और t इक्वल टू 5 पे फिर से स्टेप चेंज होगा, वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, 0 पे। इन दिस वे आप इसी तरीके से किसी भी सिग्नल को आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो सिग्नल को ड्रॉ करते आना बेटा बहुत जरूरी है, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैं आप लोगों को अब 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, स्केच f of t इक्वल टू 4r t + 4 -8 r of t + 4r t - 4। आपको बेटा एक रैम सिग्नल दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि भाई आप सिग्नल को ड्रॉ करिए। देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक सर, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नल कौन सा है, t इक्वल टू -4 पर रैम शुरू होगा। ठीक, कितने का बेटा स्लोप है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है रैम सिग्नल का, दैट शोज द स्लोप। फिर अगला सिग्नल कहाँ पे चेंज होगा, 0 पर। मैं 0 तक तो सर ये अगला सिग्नल r of t है ना बेटा, ये कहाँ चेंज करेगा, t इक्वल टू 0 पर चेंज करेगा। उससे पहले तक तो यही वाला सिग्नल रहेगा। और 4 बेसिकली शो क्या करता है, उसका स्लोप। तो वैल्यू इसकी मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 4r t + 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 4t + 4 when t + 4 is greater than 0। और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 when t + 4 is less than 0। बात सभी को समझ में आ रही है। तो यहां से सर ये सिग्नल जाएगा और फ्लो 4 का सर स्लोप चेंज हो रहा है। 4 का अगर ये स्लोप चेंज हो रहा है तो वैल्यू सर कहां तक जाएगी, 16 तक। आप यहां से t इक्वल टू वैल्यू रख के भी आप t की वैल्यू भी रख के देख सकते हो। t की वैल्यू अगर 0 करूंगा मैं तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक, अब यहां पे स्लोप चेंज हुआ कितने का, -8 का।
स्लोप पहले कितने का था, 4 का था, तो -4 करेंगे तो 0, और -4 फिर से करेंगे तो कितना होगा, -4 का स्लोप, मतलब कि अब सर -4 का स्लोप चेंज हो चुका है, कहाँ तक, t इक्वल टू 4 तक। बात समझ में आ रही है? तो -4 का स्लोप चेंज है, और 4 आपको चलना है, तो वैल्यू कहाँ तक चलेगी, -16, तो 16 से लेके आप -16 पे आओगे, वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 0 पे। अब इस पॉइंट में आके स्लोप कितना है तुम्हारा, -4 है, यहाँ पे स्लोप कितना है, 4, लेकिन 4 और t -4 में t इक्वल टू 4 है, फिर से स्लोप चेंज किसका होगा, +4 का, और +4 का स्लोप चेंज होगा तो -4 + 4 कितना हो गया, 0। तो ये कहाँ मूव करेगा, सीधे यहाँ मूव करेगा। सभी को बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर बेटा समझ में नहीं आया तो वो ब्लैक बॉक्स वाली जो डेफिनेशन बताई थी ना, वो लिख लिख के देख लिया करो, उससे तुरंत क्लियर हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर बेटा, सभी को बेटा ये चीज़ क्लियर है? यहाँ पे स्लोप 4 था क्योंकि +4 था, ये स्लोप चेंज करता है, वो स्टेप चेंज करता है, ये स्लोप चेंज करता है। इस t इक्वल टू 0 पे -8 RT आ गया, तो पहले स्लोप 4 था, -8 हुआ तो कितना स्लोप हो गया, -4 हो गया। -4 होने से तो ये इसका स्लोप इस तरीके से जाएगा। अब अगला चेंज कहाँ हो रहा है, t इक्वल टू 4 पे, तो 4 तक तो इस 4 का स्लोप है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा। 16 था, +16, तो फिर ये 16 चलेगा नीचे की तरफ, तो 16 से लेकर 4 पे नीचे -16 चलेगा, वैल्यू क्या बचेगी, 0, और 0 के बाद में फिर स्लोप चेंज हुआ, +4 का, इसका स्लोप क्या है, 0, और 0 स्लोप क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ऐसे बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। f ऑफ t इक्वल टू 2r t -4 -2r t -5, इसको ड्रॉ करना है। तो इजी है ये, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखते हैं कैसे होगा ड्रॉ ये। सर ये कहाँ शुरू हो रहा है, t -4 पे शुरू होने वाला है, तो t इक्वल टू 4 मैंने ये माना, एक 5 पे चेंज आएगा। 4 पे सर ये चेंज हुआ, कितने का स्लोप बेटा, 2 का, तो ये 5 पे एक में कितना चल जाएगा, 2 चल जाएगा ये। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 t -4 व्हेन t -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा सर, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और स्लोप की वैल्यू यही रहेगी, और t लेस देन इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो सर 2 का स्लोप चेंज हो रहा है, 5 में अगर रखूंगा 5 -4 1, वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, 2 पहुंचेगी। ठीक है, तो ज़्यादा आगे हो गया, फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये वैल्यू 5 पे पहुंची, और 5 पे पहुंचने के बाद में ये स्लोप कितना है बेटा तुम्हारा, +2, और 5 पे पहुंचने के बाद स्लोप कितना हो रहा है, -2 का चेंज करना है, तो +2 -2 कितना हो गया, 0। स्लोप कितना हो जाएगा, 0। 0 क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। समझ में आ गया बेटा सभी को? तो ये ध्यान रखना है, सर 0 स्लोप हो गया तो क्या नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, नो, कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुत ही इससे आसान बात नहीं हो सकती। अगर इम्पल्स है तो एरिया चेंज होगा, यूनिट स्टेप है तो स्टेप चेंज होगा, रैंप है तो स्लोप चेंज होगा, दैट्स इट। चेंज नॉट द वैल्यू। -2 है तो -2 स्लोप नहीं हो जाएगा, चेंज होगा, जो इनिशियल वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा। सर ये चेंज बता रहा है, इसलिए मैंने नोट करके लिखाया कि भाई कोफिशिएंट ऑफ आर टी डिनोट्स द स्लोप चेंज, कोफिशिएंट ऑफ यू ऑफ टी डिनोट्स द स्टेप चेंज। तो ये वाली बात याद रखनी, तो क्वेश्चन कभी भी गलत सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट में आप लोगों को होमवर्क दूंगा, सेकंड वाला पार्ट, और फर्स्ट वाला पार्ट में आप लोगों को यही सॉल्व कराऊंगा। होमवर्क दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। जिनके आंसर राइट है जनरली मैं उनको उनके कमेंट को लाइक कर देता हूँ, मतलब कि आपका आंसर सही है बेटा। ठीक, चलिए क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग sawtooth pulse f of t equal to 2 of r t -4 minus, I'm sorry, I have to denote the sawtooth pulse. This is my sawtooth pulse. ठीक, this is my sawtooth pulse.
एक्चुअली व्हाट इज सॉटूथ पल्स, पहले इस बारे में आपको बता दूं सॉटूथ पल्स में होता क्या है। सॉटूथ पल्स वो पल्स होती है जिसके अंदर चेंज इन स्लोप भी प्रेजेंट होता है और चेंज इन स्टेप भी प्रेजेंट होता है। ऐसी पल्स जिसके अंदर स्लोप भी चेंज हो रहा है, स्टेप भी चेंज हो रहा है। देखो ये स्लोप चेंज हो रहा है, दिस इज ये वाला जो है ये स्लोप चेंज हो रहा है, और ये वाला क्या है, ये वाला स्टेप चेंज हो रहा है। बात सभी को समझ में आ रही है? ये स्लोप भी चेंज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, स्टेप भी चेंज हो रहा है। ऐसी जो पल्स होती है इनको हम लोग सॉटूथ पल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, रिप्रेजेंट ft in terms of r of t and u of t। मतलब आपको इस सिग्नल को रैंप में और यूनिट स्टेप के टर्म्स में बताना है। ठीक, आपको इस सिग्नल को रैंप सिग्नल के फॉर्म में और यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में बताना है। दैट इज वेरी इजी। तो सर ये तो बड़ी इजीली बता सकते हैं सर। 4 से पहले तो सारी कहानी क्या है, 4 से पहले तो सारी कहानी क्या है, 0 है। सबसे इनिशियली एक रैंप सिग्नल मिल रहा है। अब देखो सर स्लोप कितना है, स्लोप जरा एक बार चेक करो सर। स्लोप है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 2 माइनस 0 5 माइनस 4, तो कितना वैल्यू आई 2। मतलब सर 2 का स्लोप चेंज हो रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी 2 ऑफ r ऑफ। सर स्लोप चेंज के लिए कौन सा सिग्नल लेते हैं, रैंप सिग्नल लेते हैं। और ये रैंप सिग्नल कहाँ से शुरू होगा, 4 से t माइनस 4। ये बात सभी को समझ में आ रही है? इसके बाद सर अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये इस तरह से जाता, लेकिन ये ऐसे तो जा नहीं रहा है, ये स्टेप चेंज हो रहा है। तो अगर मैं डायरेक्ट स्टेप चेंज कर दूंगा तो सर कहानी कैसी हो जाएगी, सुनो मेरी बात। अगर मैं डायरेक्टली ये बोल दूं -2 ऑफ u ऑफ t माइनस 5, तो देखो कुछ देखो, तो देखो सिग्नल किस तरीके से होगा। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इसमें, देखना ध्यान से कि अगर मैंने डायरेक्टली -2 ऑफ u ऑफ t माइनस 5 कर दिया होता तो ये जो तुमने 2 किया ये डायरेक्ट यहाँ आता। मेरी बात समझ में आ रही है? ये यहाँ आता, नीचे आ जाता, और नीचे आने के बाद में क्या स्लोप अभी चेंज हुआ है, नो, स्लोप अभी भी क्या है 2 ही है। तो ये फिर इस तरीके से आगे बढ़ने लगता। तो मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं समझ में आ रही है? कि अगर डायरेक्टली 2 ऑफ आर टी माइनस 4 की जगह मैं -2 ऑफ यू ऑफ टी माइनस 5 कर देता तो कुछ इस तरीके से बनता कि ये नीचे आता। स्लोप चेंज तुमने स्टेप चेंज किया, नीचे तो आएगा वो, लेकिन क्या स्लोप चेंज हुआ है, नो, स्लोप तो अभी भी 2 का ही, तो ये इसी तरीके से मूव करता रहता। तो ये तो नहीं करना। तो तुमको क्या करना है, तुमको बेसिकली सर पहले स्लोप को 0 करना है। तो स्लोप को पहले 0 करो इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पहले स्लोप को 0 करो। तो पहले इस तरीके से अगर मैंने -2 ऑफ आर टी माइनस 5 किया, तो अब देखो स्लोप पहले 2 था, -5 पे 0 हो गया, तो अब ये सिग्नल किस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव करेगा अगर मैं स्टेप चेंज ना करूं। लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको स्टेप भी चेंज करना है, तो -2 ऑफ u ऑफ t माइनस 5 करो। समझ में आ रहा है बेटा? पहले तो स्लोप बढ़ाया, फिर स्लोप इस पॉइंट पे 0 किया, तो सिग्नल किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। मतलब ये इस तरीके से जाता जाएगा, बट तुम्हें ये तो नहीं चाहिए, तुम्हें तो 0 पर चाहिए। तो तुम क्या करोगे, तो तुम स्टेप चेंज कर दिया तुमने, ये वाला, ये तुमने स्टेप चेंज कर दिया। और ये स्लोप ये वाला किसके लिए था, फॉर मेकिंग स्लोप 0। दिस इज फॉर मेकिंग स्लोप 0। और ये किसके लिए, फॉर मेकिंग स्टेप चेंज। बात समझ में आ रही है? अब यहां से सिग्नल 0 पे मूव करता है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है सर, 0 वैल्यू 0 रहेगी। तो दिस इज द आंसर। बेटा ये हर क्वेश्चन में अलग तरह का सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आपकी हर डाउट दूर हो रही है। सर ये होगा तो क्या होगा, वो लेंगे तो क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। दिस इज होमवर्क। अगर मैंने एक सिग्नल लिया है फॉर द एवर पल्स, for the above sawtooth pulse, for the above sawtooth pulse, y of t equal to f of t plus f of minus t plus 9 will be। समझो मेरी बात, मैंने ये f of t तुम्हें sawtooth pulse दी हुई है, कौन सी वाली, दिस इज माई f of t। इसमें तुम्हें ये ऑपरेशन कराना है, एक तो f of t लेना है और एक f of माइनस टी प्लस 9 लेना है। तो मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देने वाला हूं, तुमको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इज r of
टी माइनस फोर माइनस आर ऑफ टी माइनस फाइव, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, टू ऑफ आर ऑफ टी माइनस फोर माइनस आर ऑफ टी माइनस फाइव, टू बाहर लगा हुआ है बेटा। सी, यू ऑफ टी माइनस फोर माइनस यू ऑफ टी माइनस फाइव, ऑप्शन नंबर डी, टू ऑफ u of t माइनस फोर माइनस यू ऑफ t माइनस फाइव। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? r ऑफ t माइनस फोर माइनस r ऑफ t माइनस फाइव, बी ऑप्शन ये, सी ऑप्शन ये, डी ऑप्शन ये। करना क्या है कि f ऑफ t वाली सॉटूथ पल्स को यूज करके आपको y ऑफ t का ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा? f ऑफ t है सर, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग के बाद फिर रिवर्सल कर रहे हैं। तो जो रिवर्सल का मतलब आपको पता है कि जो राइट हैंड साइड में पूरा कहाँ बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा। और फिर आपको ये चेक करना है कि सिग्नल क्या बनेगा। तो आप सभी को पता है कि आपको आंसर अपना कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। आंसर जब आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि आंसर सही है गलत है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार बता दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में कि आंसर, या अगले वीडियो में किस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्लास में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन। मुझे एक पल्स दी हुई है, दैट इज -2 2, दिस इज 3 f ऑफ t। और वो पूछ रहा है फाइंड -∞ से लेके t f ऑफ t इंटू डी टी। आपको ये निकालना है फॉर द फॉलोइंग पल्स। फॉलोइंग पल्स के लिए आपको -∞ इंटीग्रेशन निकालना है t f ऑफ t इंटू डी टी। तो बेटा देखो, इसके तरीके सॉल्व करने के दो हैं। एक तरीका तो मैं बताने वाला हूँ, जिसको तुम पूरे सिग्नल सिस्टम में उसी तरीके को यूज करोगे, थोड़ा सिंपल ही पड़ता है वो। और एक तरीका है मैथमेटिक्स वाला, जो तुम क्लास 11 से पढ़ते हुए आए हो। किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को निकालो, उसका इंटीग्रेशन निकालो और फिर से अपना ग्राफ बना दो। तो वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। मैथमेटिक्स में जैसे निकालते थे हम लोग कि सर यहाँ पर हम निकालेंगे एक फंक्शन, निकालेंगे फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। वो तो आप होमवर्क करोगे और वेरीफाई करोगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो सर, इस f ऑफ t को क्या मैं अपने स्टैंडर्ड सिग्नल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूँ सर। ये देखिए सर, ये एक तरह का स्टेप चेंज हो रहा है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा, स्टेप सिग्नल होगा, यूनिट तो नहीं। तो सर देखिए -2 पे स्टेप चेंज कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो हाउ कैन आई राइट इट, 3u ऑफ t प्लस 2। फिर उसके बाद सिर्फ सिग्नल की कांस्टेंट है, फिर ये चेंज का हो रहा है, 2 पे चेंज हो रहा है। तो ये स्लोप जो 3 का, ये जो स्टेप चेंज जो 3 का हो रहा था, ये 2 पे आगे कितने का हो रहा है, 0। तो ऑब्वियसली बात है, 3 का स्टेप चेंज इनिशियल था और फिर 0 हो गया, तो कितने का चेंज करना पड़ेगा, 3 का। तो सिग्नल मेरा क्या बन गया, 3 ऑफ u ऑफ t प्लस 2 माइनस 3 ऑफ u t माइनस 2। बात समझ में आ गया? अब तुम्हें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन -∞ से t f ऑफ t इंटू डी टी। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ से t 3 ऑफ u ऑफ t प्लस 2 इंटू डी टी माइनस ∞ से t 3 ऑफ u t माइनस 2 इंटू डी टी। So with the help of integration property and differentiation property of standard signal, I know that the integration of unit step signal will give me रैंप सिग्नल। तो ये क्या डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होकर क्या मिल जाएगा, 3 ऑफ आर टी प्लस 2। इसका भी क्या हो जाएगा, -3 ऑफ आर टी माइनस 2। ये सर कैसे किया, फ्रॉम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी जो ऊपर देखी थी अभी, फ्रॉम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स। अब इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ करने में तो कुछ है ही नहीं है। ड्रॉ कैसे हो जाएगा, इजीली हो जाएगा ये। -2 से सर हम लोग क्या करेंगे, -2 से 3 का स्लोप जाएगा सर, और फिर वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, 2 पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो 3 का स्लोप -2 से 2, 4 चलेंगे, 4 से कहाँ वैल्यू पहुंचेगी, 12 पे। ये 12 पे पहुंची वैल्यू, और इसके बाद फिर स्लोप क्या हो गया, 0। तो वैल्यू क्या रहेगी, उसी में वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज 12। बात सभी को समझ में आ रही है? दिस इज y ऑफ t, इंटीग्रेशन करा जो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। दिस वैल्यू विल आफ्टर 2 इट विल बी स्टे एट
12 और उससे पहले वैल्यू क्या रहेगी, ये चेंज होगी -2 से 2 के बीच में। मैथमेटिक्स में आप निकालिएगा और इस वैल्यू को आप क्या करिएगा, मैथमेटिक्स से निकालिएगा और वेरीफाई करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी। एक ग्राफ दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है उसको आपको एफ ऑफ टी का। कुछ सिग्नल इस तरीके का दिया हुआ है, दैट इज -3, एक इम्पल्स दिया हुआ है 7, एक है 1 पे -9, एक है 5 पे, दिस इज 8। अब सर कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 7 -9 8, सर ये तो सर इसके क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर बेटा ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा इसलिए सही नहीं है क्योंकि सर हम जानते हैं कि इम्पल्स सिग्नल कभी मैग्नीट्यूड शो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पर इनडिटरमिनेंट होता है, दैट बेसिकली शोज द एरिया। ये क्या है, एरिया ऑफ इम्पल्स है। तो इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, सर यहाँ पे 3 इम्पल्सेस प्रेजेंट है, एक -3 पे, एक -9 पे, एक 5 में, जिस एरिया गिवन है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 del t+3। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, -9 del t-1। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, +5, सॉरी नॉट +5, व्हाट इज द एरिया बेटा, 8 del t-5। बात समझ में आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ। दिस इज 7 del t+3। क्यों सर, क्योंकि -3 पे इम्पल्स प्रेजेंट है और बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, इसका एरिया। -9 del t-1 +8 del t-5। इसका मुझे करना है, इसको मैं फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टी मान लेता हूँ। उसने बोला कि इसका इंटीग्रल को आप ड्रॉ करिए, तो -∞ से t एफ ऑफ टी इंटू डी टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 7 -∞ से t del ऑफ t+3 इंटू डी टी, -9 -∞ से t del ऑफ t-1 इंटू डी टी, +8 -∞ से t del ऑफ t-5 इंटू डी टी। सर आपको पता है इम्पल्स का इंटीग्रेशन करते तो क्या मिलता है, यूनिट स्टेप 7 u ऑफ t+3 -9 u ऑफ t-1 +8 u ऑफ t-5। इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो बहुत ईजी, तुरंत ड्रॉ हो जाएगा। ठीक सर, -3 से शुरू हो रहा है सिग्नल, कितने का स्टेप चेंज हो रहा है, 7 का, दिस इज 7। ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक। 1 पे आने के बाद स्लोप चेंज कितने का हो रहा है, स्टेप चेंज कितने का हो रहा है, -9 का। पहले 7 था, फिर -9, तो कितना हो गया, -2। फिर चेंज कहाँ हो रहा है, 5 पे। 5 पे -2 + 8 तो कितना हो जाएगा, 6। तो कुछ इस तरीके का ये सिग्नल बनेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, सभी को ये चीज क्लियर होगी। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि आप लोगों से बनना चाहिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि जो बाकी बच्चे जो डाउट्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन इज sketch the derivative of following signal f of t. And what is f of t? -6 -3 9, this is 3, this is 6,
दिस इज 8, this is 6, this is 3, ठीक। उसके बाद फिर एक ठीक, सॉरी, कुछ इस तरीके का सिग्नल बना हुआ है ये, ठीक। तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। दिस सिग्नल इज एफ ऑफ टी एंड दिस इज टी। आपको इस सिग्नल का डेरिवेटिव निकालना है। तो सर डेरिवेटिव निकालने से पहले तो मुझे डेरिवेटिव निकालने से पहले तो सर मुझे पहले सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहिए। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सर दिस इज बेसिकली आई कैन सी दैट दिस इज अ रैम सिग्नल। ये क्या है? एक तरह का रैम सिग्नल है। मिनट, दिस इज बेसिकली क्या है? ये हाँ, दिस इज क्या है? बेसिकली सर एक रैम सिग्नल है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है? सर इसका स्लोप पहले तो चेक करो, उसका स्लोप कितना है। पहले तो सर ये शुरू किस पे हो रहा है? आर ऑफ टी प्लस 3 पर शुरू हो रहा है। और स्लोप देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा ये वैल्यूज y2 माइनस y1 कितना हो रहा है? जी माइनस 6 माइनस 3 मतलब प्लस 3 माइनस 3। और यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? यहाँ पे देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है? -6। y1 की वैल्यू कितनी है? 0। x2 कितना है? x2 आपका बेटा कितना है? x2 है आपका 0 और ये है +3। तो वैल्यू कितनी आ गई? -6 + 3 मतलब -2। तो वैल्यू यहाँ पे स्लोप चेंज कितने का हो रहा है? -2RT + 3 का स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सर कि -3 से लेके 0 के बीच में तो जो स्लोप जो एक रैम सिग्नल मिलेगा, और रैम सिग्नल कितने स्लोप चेंज का मिलेगा? -2 स्लोप का मिलेगा और r ऑफ t + 3 से शुरू होगा। अब कहानी आती है t = 0 में। बेटा t = 0 पे सबसे पहले तो स्टेप चेंज हो रहा है कहां से कहां तक? -6 से -9 तक। मतलब ये वैल्यू -6 पर ही तुरंत कहां पहुंची? +9 पे पहुंची। तो स्टेप चेंज के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? एक स्टेप सिग्नल लेना पड़ेगा। उसका एम्पलीट्यूड, उसका जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली शो क्या बताएगा कि कितने का स्टेप चेंज हो रहा है। तो -6 से +9 कितने का चेंज हो रहा है? 15 का, +15 का u ऑफ t ये आएगा। ये समझ को आ रहा है? अब देखो इसके बाद में अभी लेकिन स्लोप कितना है? स्लोप अभी तुमने 0 नहीं किया, स्लोप ऑलरेडी अभी कितना है? -2 स्लोप है। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बट 9 से भी सर क्या हो रहा है? एक रैम चेंज हो रहा है। इसका यहाँ पे कितना स्लोप है? जरा स्लोप निकालो बेटा। इस पॉइंट पे कितना स्लोप है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 6 माइनस 9, x2 कितना है? 3 माइनस 0 मतलब -3 अपॉन 3 मतलब -1 का स्लोप है। और तुम्हारा ऑलरेडी पहले स्लोप कितने का है? -2 का है। तो तुम्हें प्लस एक r का कर दो, एक का स्लोप का चेंज कर दो। किस पे? r ऑफ t पे। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लस r ऑफ t कर दूंगा तो सर क्या है? पहले स्लोप -2 का था, अब +1 हो गया। तो स्लोप कितने का हो गया? -1 का। वही तो तुम्हें चाहिए। ठीक, यहां तक बन गया। इसके बाद सर ये स्टेप चेंज करना है। ये स्टेप चेंज कितने का करना है? 6 से 3 का। तो स्टेप चेंज कर दो। तो -3 u ऑफ t - 3। बात समझ में आ रही है बेटा? सभी को बात समझ में आ रही है? बट सर अभी ऑलरेडी जो स्लोप है वो किसका है? +1 का है। अगर मैं यहाँ पे स्लोप को 0 नहीं करूंगा और मैंने स्टेप चेंज करी तो ये ग्राफ किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से ग्राफ चला जाएगा +1 के स्लोप से। सॉरी इस तरीके से नहीं, ये किस तरीके से जाएगा? ये इस तरीके से जाएगा -1 के स्लोप से। मतलब ये इस तरीके से जाएगा। क्या मुझे इस तरीके ग्राफ नहीं चाहिए? नहीं, तो कांस्टेंट चाहिए सर इस पॉइंट पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्लोप को 0 -r, स्लोप पहले किसका है? +1 का है ना। तो अब स्लोप कितने का हो जाएगा? -r t - 3। अब स्लोप इस पॉइंट पे आने के बाद
इस पॉइंट पे आने के बाद, इस 3 पे आने के बाद में स्लोप 0 हो गया, और स्टेप कहाँ पे है, 3 पे है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है, ये कंटिन्यू चला 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 चला, 6 पे आके तुम्हें स्टेप चेंज कितने का करना है, 0 करना है। अभी तुम्हारा स्लोप कितने का है, +3 का, तो -3u ऑफ t माइनस 6। ठीक है, ये सभी थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत बना दिया यार, एक मिनट जरा, एक मिनट होल्ड करो। ये 6 पे ये 0 नहीं हो रहा है, 6 पे ये 0 नहीं हो रहा है बेटा, एक मिनट। हाँ मैं बना देता हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, हाँ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे आने के बाद में मैंने अभी 3 पे ही हम लोग, 3 पे हमने मैंने क्या कर लिया, स्लोप 0 कर ली, ये चला 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 चला। मग 6 पे आने के बाद में एक रैंप सिग्नल मिल रहा है, इसका स्लोप कितना है जरा बताओ, इसका स्लोप कितना है यहाँ पे जरा बताओ मुझे, स्लोप कितना इसका आएगा, 0 - 3 8 - 6, मतलब कितने का स्लोप आया, -3/2 -3/2 स्लोप आ गया। तो वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3/2 u ऑफ t - 6, और यहाँ पे आके 8 पे आके ये स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, +3/2 u ऑफ t - 8। ये सभी को बात समझ में आ गई बेटा। तो देखो सबसे पहले कहानी शुरू की हमने कहाँ से, -2RT + 3 से। तो इससे हमें क्या हुआ, ये वाला हमको ये जो वाली लाइन है, ये माइनस ये नीचे वाली जो लाइन है वो हमको मिला, एक रैंप सिग्नल मिला। उसके बाद में सर -6 से पहले 9 का स्टेप चेंज किया हमने, तो हमें कि माइनस जब हमने 15 यूटी किया तो हम क्या पहुंचे, -6 से +9 में पहुंचे। तो वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 15 का स्लोप, 15 का हमें स्टेप चेंज करना पड़ा। लेकिन हमने ये देखा कि सर हमारे पिछले वाले रैंप का स्लोप तो -2 ही है, लेकिन यहाँ पे स्लोप कितना है, -1। तो प्लस हमने RT किया, इससे हमारा स्लोप कितने -2 से कितने का आ गया, -1 का आ गया। देन फिर हमने देखा कि सर यहाँ पे आने के बाद में, इस जगह पे आने के बाद फिर से 3 पे आने के बाद हमें हमारा स्टेप चेंज करना है कितने का, 3 का। तो 6 से हम कहाँ पे आ गए, 3 पे आ गए। उसके बाद फिर हमने ये देखा सर कि यहाँ पे आने के बाद में अभी भी स्लोप हमारा -1 है, लेकिन उस स्लोप को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ऑलरेडी स्लोप कितने का था, -1 का था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +RT - 3 करना पड़ेगा। इससे हमारा स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्लोप किसका था, -1 का था। +RT - 3 करेंगे तो स्लोप कितना हो गया हमारा, 0। चल रही है कहानी। 6 पे आने के बाद हमने ये देखा कि सर फिर से एक रैंप सिग्नल मिल रहा है जिसका स्लोप -3/2, तो हमने भाई वो ले लिया। फिर 8 पे आने के बाद में हमें उस स्लोप को भी 0 करना पड़ेगा, और उस स्लोप को हमने 0 कर दिया, तो हमें हमारा पूरा f(t) मिल गया। बेटा ये पूरा एक्सप्रेशन है f(t) का। मुझे नहीं लगता कि इससे डिटेल्ड और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है बेटा। तो अब क्या करना है, अब तुरंत से डेरिवेशन कर देना है। डेरिवेशन कर दो, मैं मान लेता हूँ g(t), डेरिवेशन इज d/dt ft। रैंप है वो डेरिवेटिव के स्टेप हो जाएंगे, जो स्टेप है वो डेरिवेटिव हो गए क्या हो जाएंगे, इम्पल्स। तो ये वैल्यू क्या आएगी, -2 u ऑफ t + 3 +15 del ऑफ t प्लस u ऑफ t -3 del t - 3 प्लस u ऑफ t - 3 -3/2 del ऑफ t - 6 प्लस 3/2 del ऑफ t - 8। ये मैंने गलत लिख दिया, ये भी मैंने गलत लिख दिया है सर। ये -3/2 u नहीं होगा, ये -3/2 r होगा सर। ये भी 3/2 u नहीं होगा सर, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा, r आएगा। तो ये कभी कभी बड़ा क्वेश्चन होता है, तो कभी कभी गलती हो जाती है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी फॉर दिस मिस्टेक। तो मैं यहाँ पे जब ये r है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ r है तो यहाँ वैल्यू होगी u, एंड यहाँ पे क्या होगा, u। ठीक है बेटा, ये सभी क्लियर हो गए। तो एक्सप्रेशन क्या है, -2 ut + 3 प्लस u ऑफ t प्लस 15 del t। ठीक, उसके बाद प्लस u ऑफ t - 3 -3 del t - 3 -3/2 ut - 6 प्लस 3/2 ut - 8। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने में कुछ बचेगा नहीं। ठीक, -3 से शुरू करते हैं। -3 है एक, तो एक 0 है, एक फिर 3 है, एक फिर 6 है, और एक फिर 8 है। सबसे पहले -3 पे -2 का मुझे ये मिला। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गए। ठीक, इस पॉइंट पे मुझे एक 15 एरिया का, मैग्नीट्यूड का नहीं, 15 एरिया का फिर प्लस 15 का इम्पल्स सिग्नल मिल रहा है, 15 del t। ठीक,
क्या वो कुछ चेंज करेगा? नो। बोट 15 डेल्टी रहेगा, उस पॉइंट को तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टेप चेंज हो रहा है +1 का, तो -3 ऑलरेडी यहाँ पे मेरा स्लोप कितना था? -2 का स्लोप था, और अब +1 हो गया तो कितना स्लोप हो गया? कितने का स्लोप हो गया? -1 का। तो -1 से फिर ये आगे चले, -3 पे आने के बाद में मुझे यहाँ पर एक इम्पल्स मिल रहा है कितने का? -3 का। ये इम्पल्स मैंने -3, ये -3 का एम्पलीट्यूड है? नो, -3 इसका एरिया है। फिर ये -2 पे आने के बाद में यहाँ पे मुझे +ut -3, मतलब एक स्लोप फिर से स्टेप चेंज होगा +1 का। तो पहले -2 से -1 पे हम आ गए, -1 से हम कहाँ पे आ गए? 0 पे आ गए। ठीक, आगे चले, यहाँ पे फिर से चेंज हुआ -3/2। -3/2 कहाँ होगा? -3/2 कितना होता है? -1.5। यहाँ पे ये चेंज हुआ, स्टेप चेंज। फिर आगे चले और फिर फाइनली ये 0 हो गया। So this is, in this diagram there are some step changes and also there are two impulses present in the signal. Unit impulse देखो, अगर आपको impulse बनानी है तो उसके लिए आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे impulse दी हुई है उस पॉइंट पे आप नॉर्मली impulse बनाइए। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, वो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, that is sketch the integral of following signal f of t this is 1 -1 -1 1 2, दिस इज t, दिस इज f। ये समझना, ये इम्पल्स है, ये जो एरो बनाया है ये इम्पल्स सिग्नल है, और ये -1 का क्या है? एम्पलीट्यूड है, ये एरिया है, एरिया है। इस सिग्नल को ड्रॉ करना, पहले लिखना, फिर इसका आप इंटीग्रेशन करना, फिर ड्रॉ करना। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे, आई नो दैट। आप अगले वाले लेक्चर में, या तो मैं अगले वाले लेक्चर में इसका आंसर बता दूंगा, या फिर अगर किसी को आंसर जानना हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बता देना, तो मैं अगले वाले लेक्चर के स्टार्टिंग में इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं और दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल f of t in terms of g of t। बेटा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोशिश करना, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक, दिस इज f of t -3 से लेके 3 तक जाएगा ये। पहले एक मिनट, -3 -2 -1 1 2, हाँ ठीक, this is 1, this is 2, this is 3, this is at -1 -2 -3, this is 1, this is 2 and this is 3। हाँ ठीक है बेटा, दिस इज f of t। आपको इसको g of t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। व्हाट इज g of t? g of t इज सिंपल सिग्नल, दैट इज -1 से 1, दिस इज g of t। तो आपको एक्चुअली क्या है कि मैथमेटिकल फॉर्म में ये बताना है, इक्वेशन के फॉर्म में ये बताना है कि f of t, ये f of t सिग्नल
जी ऑफ टी के किस फॉर्म में बनेगा, मतलब ये जो इक्वेशन राइट हैंड साइड में आनी चाहिए वो जी ऑफ टी की इक्वेशन आनी चाहिए, मतलब जी ऑफ टी को यूज करके आपको एफ ऑफ टी बनाना है। आपको समझ में आ रहा है बेटा, -3 से -2 के बीच में ये 1 है, -2 से -1 के बीच में ये 2 है, -1 से 0 के बीच में ये 3 है, फिर 0 से 1 के बीच में ये 0 से 1 के बीच में ये 3 है, 1 से 2 के बीच में ये 2 है, 2 से 3 के बीच में ये 1 है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। और मैंने एक होमवर्क आप लोग को और दिया हुआ है, दैट इज ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, और बेटा मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड स्केच वाले जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। बेटा दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले सिग्नल सिस्टम में ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पूछी जाएंगी, और ये जरूरी था, इसलिए हमने यहाँ इतना टाइम लिया है। वैसे तो मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के मैं स्टैंडर्ड सिग्नल ही बताना चाहता था, लेकिन उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, और ऑलरेडी हमने इतना ये डिस्कस कर लिया है। तो अगले वाले लेक्चर में फर्स्ट वी विल डिस्कस सम स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन वी विल मूव फॉर इवन ऑड सिग्नल और पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे पीरियड निकाला जाता है, और इवन ऑड सिग्नल में किस तरीके से हम उसका इवन कॉन्जुगेट और ऑड कॉन्जुगेट निकालते हैं। वी विल सी इन ए वेरी डिटेल्ड और वेरी सिंपल मैनर। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप क्वेश्चन को होमवर्क करेंगे, और जल्दी शॉर्टली मैं अगले लेक्चर्स में मैं इसको अपलोड करूँगा। सो बेटा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कराइए, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। वह जैसे ही हमारा कुछ एक यूनिट कवर हो जाएगी, तो मैं उस यूनिट से रिलेटेड कुछ मॉक क्वेश्चंस हैं, आई विल अपलोड ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम बोथ। मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगा और टेलीग्राम पे भी अपलोड करूंगा। मैं डेली क्वेश्चन आपको एक मॉक के फॉर्म में क्वेश्चन दिया करूंगा, आप लोग आंसर बताएंगे। इससे क्या है, इट इज़ ए फन प्रैक्टिस, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हमें मज़ा भी आएगा। So kindly follow my YouTube channel, my Instagram channel and Telegram channel, and share it with your friends. Thank you so much for joining.